हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारे लेक्चर सीरीज़ थर्ड का। तो यहाँ पे हम देखने वाले यूनिट 4 है। इसके बाद मैं आपको यूनिट सेकेंड भी कवर कर दूँगी। तो यूनिट 4 में देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द ट्रैफिक विल इंक्रीज इफ़। देखो ट्रैफिक कब बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सारा आपका जो पूरा चैप्टर है ये पूरा लाइट और इसी के ऊपर है। तो ट्रैफिक कब बढ़ता है तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस। नेक्स्ट कह रहा है प्राइस ऑफ व्हीकल डिक्रीजेस, या फिर प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस, या फिर प्राइस ऑफ व्हीकल डिक्रीजेस। तो देखो इसका आंसर जो आ जाएगा सेम ही ऑप्शंस रिपीट कर दिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये इंक्रीजेस हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीजेस हो जाएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कि प्राइस ऑफ व्हीकल डिक्रीजेस। अगर व्हीकल की प्राइस क्या हो जाए, आपकी कम हो जाए, तो आप इजीली क्या करेंगे, आपका जो ट्रैफिक है वो एकदम से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये आपके फ्यूल के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करता। आपका व्हीकल का ट्रैफिक किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके व्हीकल के प्राइस के ऊपर और डिमांड के ऊपर। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द NHDP आर बींग अंडरटेकन बाय द प्राइवेट कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ। जो NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, ये जो आपके प्राइवेट कंपनीज के अंडर ले लिया जाता है। तो ये जो BOT है, BOT क्या होता है, टोल होता है, टोल। देखो इसमें क्या होता है कि जनरली अगर हम बात करें सब प्रोजेक्ट्स की, तो ऐसा डिसाइड करा गया है, जो आपका NHDP फेज़ 3 की बात करें, जो आपका NHDP फेज़ 3 या फेज़ 4 की बात करें, तो NHDP फेज़ 3 और फेज़ 8 है, वो 7, हाँ। NHDP फेज़ 3 और फेज़ 7 है। तो अगर आप NHDP फेज़ 4 और फेज़ 7 की बात करो, तो उसमें ये दिया है कि जो आपका 4000 किलोमीटर तक की जो आपकी रोड है, जो आपके 4000 किलोमीटर तक की रोड है, इसको आप पूरा टोल पे दे देते हो। देखो टोल पे दे देते हो, दैट मीन्स कि अभी आजकल क्या होता है, आजकल जो हमारा मेनली अगर हम देखते हैं तो आपके टेंडर्स निकलते हैं रोड के। तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट क्या करता है, टेंडर निकाल देता है। अब ये टेंडर कौन लेगा, PPP, जो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ये क्या ले लेगी, ये आपका पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो रहता है। तो आपकी प्राइवेट कंपनी क्या ले लेगी, रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट ले लिया। अब रोड कंस्ट्रक्शन का जो आपने का प्रोजेक्ट ले लिया, अब ये क्या करेगा, प्राइवेट कंपनी ने रोड का कंस्ट्रक्शन करा। रोड का कंस्ट्रक्शन करने के बाद अबाउट 40% जो भी आपका अमाउंट रहता है ये दे देती है गवर्नमेंट। इसके बाद जो रेस्ट अमाउंट रहता है वो कहती है कि आप ले लो टोल। तो टोल कैसे ले लेते हैं, देखो जैसे कि अब रोड कंस्ट्रक्शन तो आपको पता है कि 1 साल 2 साल में तो बनता नहीं है, उसको लग गए समझो 10 ईयर, है ना। तो 10 ईयर में क्या हो गया, आपकी मटेरियल की कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, मतलब प्रोजेक्ट की भी कॉस्ट बढ़ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट है, ये हम किससे वसूलेंगे, हम आने जाने वालों से वसूलेंगे। उनके ऊपर क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। तो टैक्स से वसूला जाता है। ये जो BOT है ये टोल टैक्स होता है। जब आपका पूरा पूरा का पूरा, अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट और जो भी आपका मनी है जो पेबल बाय द गवर्नमेंट, अगर वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद ये जो आपका पूरा रोड है इसको कहाँ हैंड ओवर कर देते हैं, गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है। अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो टोल फ्री रखना चाहती है या टोल लगाना चाहती है आपकी जो भी रोड है उस पर, है ना। और जो टोल का अमाउंट है कि पर व्हीकल ट्रैफिक के हिसाब से निकाला जाता है। पहले ट्रैफिक का निकाल लेते हैं कि कितना ट्रैफिक आ रहा है आपका। फिर ट्रैफिक निकालने के बाद जो आपका PCU निकाल लिया जाता है इससे, है ना। PCU क्या था, जो भी आपका पब्लिक कार यूनिट। तो पब्लिक कार यूनिट निकाल लेते हैं। उसके बाद हम टोल डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतना टोल रखेंगे पर व्हीकल, है ना। तो पर व्हीकल टोल लगा करके उससे वो क्या कर लेते हैं, अपना जो भी उनका पैसा रहता है, जो भी उनका पेमेंट रहता है, उसको वो ले लेते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है द ट्रैफिक। और एक और चीज़ रहती है कि इस टाइम में अगर रोड कुछ भी डैमेज होती है या कुछ भी होता है उसको, तो उसको रिपेयर करने का काम भी किसका रहता है, आपका प्राइवेट कंपनी का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है द ट्रैफिक पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड बाय। ट्रैफिक
पॉपुलेशन अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो, ट्रैफिक पॉपुलेशन हम जो निकालते हैं ये निकालते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से। तो ट्रैफिक पॉपुलेशन क्या होता है? P इज इक्वल टू पी नॉट, और यहाँ पे ब्रैकेट में रहता है 1 + r⁴n। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ये P क्या है? P है आपका एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन। P क्या रहता है? एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन। कितना पॉपुलेशन आएगा आपके, है ना, पर डे ट्रैफिक 24 आवर्स के लिए अलग निकालते हैं, 7 डेज के लिए अलग निकालते हैं, और 360 पूरे एक साल के लिए ईयरली ट्रैफिक जिसे कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड, ये जो आपका एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन रहता है, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन क्या होता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि इतना ट्रैफिक आपका आएगा फॉर अ डे। नेक्स्ट, ये जो आपका रहता है पी नॉट, ये पी नॉट क्या रहता है? पी नॉट रहता है प्रेजेंट पॉपुलेशन। अभी की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि आपको भी पता है कि डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है अर्बन की, है ना। अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हम निकाल लेते हैं कि ये 20 के रेट से बढ़ रही है, कि 30 के रेट से बढ़ रही है, 40 के रेट से बढ़ रही है। तो 10 ईयर बाद हम अगर हमारी रोड बना रहे हैं 10 ईयर के लिए, तो उस टाइम तक कितना ट्रैफिक बढ़ जाएगा हमारा, है ना। तो ये जो पी नॉट की वैल्यू है ये क्या हो जाता है? ये अभी का जो प्रेजेंट का पॉपुलेशन है वो हो जाएगा। इसके बाद ये जो एन दिख रहा है ये क्या है? एन होता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर के लिए आप इसको रखना चाह रहे हो, कितने ईयर के लिए आप इसको डिज़ाइन करना चाह रहे हो। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद रखेंगे। और किससे हम, ये कौन सा वाला मेथड है? ज्योमेट्रिकल मेथड है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डेमोग्राफिक फैक्टर डज नॉट इंक्लूड। डेमोग्राफिक फैक्टर क्या इंक्लूड नहीं करता? तो क्या क्या दिया है? जीडीपी, इसके बाद है पॉपुलेशन ऑफ अर्बन, पॉपुलेशन ऑफ रूरल, ओवरऑल पॉपुलेशन। देखो, डेमोग्राफिक फैक्टर मतलब कि जो भी आपका डिमांड रहेगी आने वाले सालों में, आपकी व्हीकल्स कितने बढ़ने वाले हैं, आपकी ट्रैफिक की डिमांड क्या होने वाली है, आपको कितनी रोड की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक फैक्टर के अंदर आ जाती हैं। तो ये अर्बन पॉपुलेशन, सिटी पॉपुलेशन, इसका एरिया, है ना, ओवरऑल पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें काहे में जाएंगी? ये सारी चीज़ें तो आपकी जाती हैं डेमोग्राफिक फैक्टर में। मगर यहीं पे अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डेवलपमेंट। तो जो आपका जीडीपी है, जीडीपी किसके लिए रहता है? अकाउंट्स के लिए रहता है ना। जो भी आपका ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है, तो जीडीपी जो भी रहता है, जीडीपी किसके लिए है? इकोनॉमिक्स के लिए है ना, इकोनॉमी वाली लाइन में चला जाएगा। नेक्स्ट वो क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है लैंड यूज, ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड नेटवर्क प्लान आर। जो जिस लैंड को हम यूज़ करते हैं किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन या रोड नेटवर्क के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? देखो, जिसको हम यूज़ करते हैं, जो लैंड को हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरलिंक्ड। क्या कहते हैं उसको? इंटरलिंक्ड। इंटरलिंक्ड क्या होता है? इंटरलिंक्ड जो आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आप लैंड लेते हो, देखो इंटरलिंक्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जब भी आप रूरल की या अर्बन की या कहीं कोई भी आपको रोड बनानी है, तो आप रोड वहाँ से बनाएंगे जहाँ से ज़्यादा लोग क्या कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें, है ना। नेशनल हाईवेज जो आपके कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं ये इसी टेक्निक के पर करे जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये कहलाता है लैंड यूज, ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड नेटवर्क प्लान आर इंटरलिंक्ड। जो भी आपका लैंड आप यूज़ करोगे, या फिर जो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए लैंड को चूज़ करोगे, या रोड नेटवर्क के लिए आपको लैंड को चूज़ करोगे, वो कैसा होना चाहिए? इंटरलिंक होना चाहिए। रूरल से भी होना चाहिए, अर्बन से भी होना चाहिए, हॉस्पिटल से भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है द फर्स्ट स्टेज इन द फंक्शन ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज। जो पहला फंक्शन है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, ये कौन सा है? तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो आप डाटा कलेक्ट करोगे कि कितना अमाउंट का ट्रैफिक आ रहा है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप प्लानिंग, डिज़ाइनिंग करोगे। नहीं, जो पहला स्टेप रहता है वो रहता है कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन कि भाई यहाँ पे कितना ट्रैफिक आएगा और कितना ट्रैफिक बढ़ सकता है और कितनी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आप थर्ड देखोगे कि आपके पास कितना बजट है, फाइनेंस देखा जाता है। इसके बाद क्या देखा जाता है? फाइनेंस।
तो आपके पास कितना बजट है, आपके पास जितना बजट है उस हिसाब से आप क्या करोगे, प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करोगे। तो पहला स्टेज क्या रहेगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, या स्टेज फंक्शन डिज़ाइनिंग का। सबसे पहले आप करोगे डेटा कलेक्ट, फिर इसका इन्वेस्टिगेशन, फिर आपके पास फंड कितना है, फिर आप क्या करोगे, प्लानिंग और डिज़ाइनिंग। ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है फॉर द प्लेस, देखो प्लानिंग और डिज़ाइनिंग तो वो सारी चीज़ें तो ठीक है, फंड की इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर आप प्राइवेट को देते हो तो वो उनसे बॉन्ड भरवा लिया जाता है कि हाँ आप इतना % हम आपको देंगे पैसा, इसके बाद जो भी आपको पैसा है ये आपको टोल से कमाना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है फॉर द प्लेस वेयर देयर इज़ पैसेंजर, वेयर देयर इज़ अ पैसेज ऑफ फ्लड when they are high, when flood water then the highway has to be built on। क्या कह रहा है, वो सारी प्लेस जहाँ पे आपका जो भी फ्लड का, अगर फ्लड का पासेज बहुत ज़्यादा आ रहा है तो और आपको वहाँ पे क्या बनाना है, आपको वहाँ पे बनाना है हाईवे। तो आप किस तरीके से उस हाईवे को बिल्ड करोगे, तो आप किस तरीके से करोगे, एम्बैंकमेंट के ऊपर। देखो अगर आपका हाई फ्लड लेवल है, अगर कोई जगह है जहाँ पे क्या है, हाई फ्लड लेवल ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, आपके फॉर्मेशन लेवल से। अगर हाई फ्लड लेवल किससे ज़्यादा है, फॉर्मेशन लेवल से। क्या है फॉर्मेशन लेवल, जो आप रोड बना रहे हो उसका फॉर्मेशन लेवल। अगर इससे ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, उसमें क्या प्रोवाइड कर दोगे, आप उस टाइम पे एम्बैंकमेंट को एम्बैंकमेंट बना देते हो, उसका लेवल बढ़ाना पड़ता है ना। तो आप क्या करोगे, एम्बैंकमेंट के ऊपर आपका रोड बनाओगे, है ना। तो हाई फ्लड लेवल में क्या यूज़ करेंगे, हम एम्बैंकमेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे मोर हाईवे लाइट प्रेफरेंस इज़ गिवन टू। अगर आपको हाईवे ब्रिज का कनेक्शन करना है या आपको बनाना है तो उस टाइम पे आप हाईवे लाइन कहाँ दोगे, इंटरसेक्शंस पे दोगे। सबसे ज़्यादा हाईवे लाइन कहाँ लगेंगी, इंटरसेक्शंस पे लगेंगी, जहाँ से रोड क्या हो रही होगी, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही होगी, है ना। अगर यहीं पे आपने हाईवे लाइट नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आने वाला, यहाँ से आने वाला, यहाँ से आने वाला, सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कोलैप्स हो जाएंगे, है ना। और एक्सीडेंट कॉज होने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट वो कह रहा है विच ऑफ द पेवमेंट इज़ बेटर फॉर हाईवे लाइट। कौन सा वाला पेवमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है हाईवे लाइट के लिए। तो देखो जो आपका सीमेंट का पेवमेंट आप बनाते हो ना, सीमेंट वाली रोड, तो ये सीमेंट वाली रोड किस ग्रे कलर की रहती है, ये ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती, रिफ्लेक्शन ज़्यादा देती है। तो जो आपका सीमेंट कंक्रीट रोड है ये सबसे अच्छा रहता है पेवमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि ये लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे कि कंक्रीट रोड सबसे अच्छा रहता है क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मगर इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहता है बहुत हाई रहता है ना। कंक्रीट रोड में कॉम्पैक्शन और बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, जो आपकी ब्रेकिंग रहती है ये कम हो जाती है ना। तो कंक्रीट रोड सबसे अच्छी रहती है जिसमें कम लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, इफ़ द ऑब्जेक्ट अपीयर डार्कर देन द रोड सरफेस इज़ कॉल्ड। अगर आपका ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपका रोड के ऊपर, अगर ये आपकी रोड से ज़्यादा डार्कर है ना, जैसे गड्ढा हो गया, अब गड्ढा तो दिखाई नहीं देगा आपको क्योंकि रोड क्या है, लाइट कलर की है, ये गड्ढा क्या होगा, ज़्यादा डार्क कलर का होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं श्योरिटी। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द मेंटेनेंस फैक्टर ऑफ अ हाईवे इज एज्यूम्ड एज। जो आपका मेंटेनेंस फैक्टर रहता है किसी भी हाईवे का, उसको आप कितना एज्यूम्ड करके चलते हो। तो देखो जो मेंटेनेंस फैक्टर है, अगर हम एवरेज लाइफ लेके चलें किसी भी हाईवे की, तो हम लेकर के चलते हैं कि एवरेज लाइफ जो भी होगी आपके हाईवे की ये कितनी रहेगी, 80% रहेगी, या 0.8 हम लेके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा इसका मेंटेनेंस, या जो आपका मेंटेनेंस फैक्टर रहेगा उसको हम एज्यूम करके चलेंगे। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द स्पेसिंग बिटवीन द हाईवे लंप इज। जो आप हाईवे पे लैंप देते हैं इनके बीच की स्पेसिंग कितनी रखोगे, तो आप इनके बीच की स्पेसिंग कितनी रखोगे, इनके बीच की स्पेसिंग जो आप रखते हो ये रहती है 30 to 60 मीटर। तो ये तो 30 to 45, 30 to 60 मीटर क्या रहती है, आपके लैंप के बीच की स्पेसिंग रहती है ना। एक लैंप यहाँ रखा है तो दूसरा लैंप क्या रहेगा, 30 to 60 मीटर दूर रहेगा,
है ना, जिसमें इफेक्ट ऑफ लाइट अच्छा रहे। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द एवरेज इल्यूमिनेशन रिकमेंडेड बाय आईआरसी। जो एवरेज आपका इल्यूमिनेशन है रिकमेंड किया गया है आईआरसी के थ्रू, ये कितना है? तो आईआरसी कितना कहता है? आईआरसी कहता है 0.4। जो आपका इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन मतलब देखने की कैपेसिटी, है ना। तो इल्यूमिनेशन अकॉर्डिंग टू आईआरसी फॉर द नेशनल हाईवे कितना रहता है? ये रहता है 0.4। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द क्लियरेंस रिकमेंडेड बाय आईआरसी फॉर द पोलर इन अनवर, जो आप पोल्स लगाते हो ना इन अर्बन एरिया, वो कितना रहता है? देखो अगर आप पोल्स की बात करें तो अर्बन एरिया में जो आपका पोल्स आप देते हैं ये कितनी दूरी पे देते हैं? ये आप देते हैं 0.6 मीटर की दूरी पे, है ना। तो 0.6 मीटर की दूरी पे क्या देते हैं आप? इसको देते हैं। अगर यहाँ पे कर्व दे दें, अगर आप यहाँ पे क्या दे दें, कर्व दे दें, तो उस टाइम पे ये कुछ रिड्यूस हो जाता है कुछ अमाउंट में, है ना। अगर आप यहाँ पे क्या दे दें, कर्व दे दें, तो कर्व दे देंगे तो ये कितना रिड्यूस हो जाएगा? पूरा का पूरा हाफ हो जाएगा। तो फिर ये रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी? 0.3 मीटर की हो जाएगी, जो आपका क्लियरेंस रहेगा लाइट के लिए, है ना, क्लियरेंस फॉर द पोल। फिर अच्छा, वो जो क्लियरेंस फॉर द पोल मतलब रोड से कितना दूरी दोगे जहाँ पे आप ये पोल वोल लगा रहे हो, जिससे आपकी जो जो भी है आपकी गाड़ी वगैरह ये जा कर के आपके पोल से ना टकराए, तो ये कहलाता है क्लियरेंस। अगर आप यहाँ पे कर्व दे देते हो, ये इस तरीके से कर्व दिया जाता है उठा हुआ, आप देखते हो कुछ रोड इस तरीके से ऐसी उठी हुई रहती है ना। तो अगर ये आप कर्व दे देते हो तो यहाँ पे पोल की लेंथ क्या हो जाती है? जस्ट हाफ हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ना। उस कंडीशन में आप 0.3 भी ले सकते हो। नेक्स्ट वो कह रहा है, ये पूछ सकता है कि अगर आपको ये जो आपका इफेक्टिव लेंथ को कम करना है फॉर प्लेसमेंट ऑफ द पोल, तो आप क्या करो, कर्व दे दो, है ना, उस कंडीशन में। नेक्स्ट वो कह रहा है विच लैम्प इज प्रिफर्ड टू इंटरसेक्शंस। कौन सा वाला आप लैम्प यूज़ करोगे इंटरसेक्शन पे? देखो अगर हम बात करें इंटरसेक्शन पे तो लाइट हमारी बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे अच्छी लाइट अगर हम इनमें से देखें तो सबसे अच्छी लाइट कौन देगा? सोडियम वेपर वाली लाइट। सोडियम वेपर वाली लाइट हम प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी रहती है और इसकी लाइट भी कैसी रहती है? अच्छी रहती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ द हाईवे लाइट इज मेजर्ड इन। हाईवे लाइट मेजर्ड होती है लक्स में। लक्स देखो, जैसे वो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, लक्स से नहाओगे तो गोरे गोरे हो जाओगे है ना, सफ़ेदी के लिए लक्स। तो ठीक है, जो भी है, तो आप लक्स का यूज़ करके क्या कर सकते हो? हाईवे की लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र कर सकते हो। ये आपकी यूनिट रहती है, इसको हम कहते हैं ल्यूम। लक्स को हम ल्यूम भी कहते हैं। ये आपकी लाइट इंटेंसिटी मेज़र करने की क्या होती है? टेक्निक रहती है। जैसे डायोप एक यूनिट है, डायोप्टर, जिससे हम फोकल लेंथ या पावर को करते हैं। उसी तरह से आपका जो कैंडल है या फिर लैम्प है ना, ल्यूमेन, LUMEN, ल्यूमेन। तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी लाइट मेजरिंग इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए होती हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ द हाईवे लाइट टू बी प्रोवाइडेड ऑन अर्बन एरिया। अगर आप अर्बन एरिया की बात करो तो कितने अमाउंट का लाइट आपको देना चाहिए? देखो अर्बन के केस में जो आपका लाइट का अमाउंट रहता है वो रहता है 30 लक्स, है ना। कम से कम 30 लक्स लगते हैं। ऑब्वियसली अर्बन वाली जो अर्बन की इसको कंपेयर कर सकते हो कि अगर अर्बन वाली गर्ल्स हैं तो उनको ज़्यादा लक्स रिक्वायर्ड है ना, एज कम्पेरेटिव टू रूरल में जस्ट हाफ लक्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 15 लक्स लगते हैं, ठीक है। तो अर्बन में कितना रहेगा? 30 लक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी कहाँ पे? अर्बन में। और 15 लक्स की रिक्वायर्ड रहती है आपके रूरल एरिया में, है ना। लक्स क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द डिज़ाइन फैक्टर कंसिडर्ड इन द रोडवे लाइट प्रोवाइडेड ऑल द नेसेसरी फीचर्स। कौन सा वाला फैक्टर अफेक्ट करेगा रोडवे लाइट को, है ना? क्या उसमें नेसेसरी फीचर्स होने चाहिए? देखो रोडवे लाइट को क्या इफेक्ट कर सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका पूरा लाइट के ऊपर बेस्ड है ये वाला चैप्टर। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम कहेंगे ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। ये आपका क्या है? लक्स का जो भी लक्स है वही है ये।
फुल फॉर्म उसका ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड आर congested ड्यूरिंग पीक आवर्स। देखो पीक आवर्स की बात, ये कंस्ट्रक्टेड आ जाएगा यहाँ पे, है ना। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड आर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग पीक आवर्स। अगर पीक आवर्स होते हैं तो पीक आवर्स के लिए आप कौन सा वाला रोड यहाँ पे लोगे, या कौन सा वाला रोड को आप प्रेफर करोगे। तो अर्बन रोड्स जो आप डिज़ाइन करते हो, ये किसके लिए करते हो, जो भी आपके पीक आवर्स रहते हैं। पीक आवर्स कितने बजे से कितने बजे तक रहेंगे, अगर हम अर्बन की बात करें तो अर्बन के लिए रहते हैं जैसे सुबह 10 बजे से, और सुबह 10 से 12, है ना, और शाम को 5 से 6। तो ये सारे आवर्स जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं पीक आवर्स। उसके लिए आपका क्या अर्बन रोड डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है, इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 2। अगर ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें आपके एलिमेंट्स कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है ह्यूमन, है ना, एक हो जाएगा आपका ह्यूमन, और दूसरा हो जाएगा मशीन। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, मशीन। तो एक हो गया ह्यूमन और दूसरा हो गया मशीन। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट क्या कह रहा है, लैंड यूज्ड ट्रांसपोर्टेशन और द रोड नेटवर्क प्लान्स आर। तो ये क्या आ जाएगा, वही कौन सा वाला, कैसा वाला रोड यूज़ करोगे आप, इंटरलिंक्ड रोड यूज़ करोगे, जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो, है ना। ऐसा वाला हम क्या करेंगे, रोड या लैंड का यूज़ करेंगे हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर हमारे लैंड के लिए, ठीक है। जो लैंड यूज़ होगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन और रोड नेटवर्क के लिए, ये इंटरलिंक्ड होगा। इतना समझ में आया। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। मैक्सिमम पार्ट मैंने इसमें कवर कर लिया है। कुछ चीज़ें जैसे हम ल्यूमेन वगैरह के बारे में तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे फुट कैंडल थोड़ा सा बचा है, तो फुट कैंडल के मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर अप कर दूँगी, है ना। तो अगर आपने ये कर लिया है तो आपका मैक्स पार्ट हो गया है कंप्लीट। जो भी आपका लाइट या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही तैयारी करते रहें। मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें, और मेरी सारी विशेस आप लोगों के साथ हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा गया एग्ज़ाम, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके।